सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, हम राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का जो कक्षा 10 में भारतीय संस्कृति और विरासत ये जो विषय दे रखा है उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। इस पाठ को हमने आधा पढ़ लिया था, अब इसके आगे वाले भाग को पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में जिसका इस पाठ का हमने आधा भाग पढ़ा है उसके अंतर्गत हमने भारतीय समाज की संरचना के अंतर्गत हमने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बारे में जाना, पुरुषार्थ के बारे में जाना, भारत में जो आश्रम व्यवस्था प्राचीन काल में रही है उसके बारे में हमने जाना, साथ में भारत में जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं उसके बारे में हमने जाना और किस तरह से वो हमारे लिए ज़रूरी थे और आज भी हम उन परंपराओं को अपना रहे हैं। और अब इसके आगे जो है कुछ राजस्थान का समाज, तो हमने पहले भारत का समाज देखा था, आज हम राजस्थान के समाज के बारे में जानेंगे। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। तो ये जो लिखा हुआ है वो राजस्थान का समाज लिखा हुआ है, बहुत लाइट है ये, क्योंकि किताब में बहुत लाइट छपा हुआ है इसीलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है ना। तो यह लिखा हुआ राजस्थान का समाज। तो राजस्थान के समाज के अंतर्गत हम देखेंगे कि राजस्थान में किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी उस समय, ठीक है, और कैसे हमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। राजस्थान की समाज व्यवस्था काफ़ी प्राचीन है। राजस्थान समाज की जानकारी हमें शिलालेखों, मूर्तिखंडों तथा साहित्य ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर मिलती है। राजस्थान समाज की जो जानकारी हमें वो शिलालेख है, यानी कि उस समय के राजा महाराजों ने कुछ पत्थरों के ऊपर कुछ खुदवाया है, कुछ मूर्तियाँ उसमें बनवाई है, कुछ उस समय साहित्य ग्रंथ लिखे गए हैं जिसको हम आज पढ़ते हैं, देखते हैं तो हमें इसकी जानकारी मिलती है। इन्हीं आधारों पर हम उस समय की समाज रचना, स्त्रियों की दशा, वेशभूषा, भोजन पेय यानी कि भोजन है, वेशभूषा है, खान पान है, आमोद प्रमोद का चित्रण एवं वर्णन कर सकते हैं। समाज किसी भी देश की एक इकाई है और मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसका विकास समाज में ही संभव है, अतः उसका समाज का सदस्य बनना परम आवश्यक है। समाज मनुष्य रूपी मछली के लिए पानी से परिपूर्ण सरोवर है। देखो, मानव के विकास के लिए क्या जरूरी है, समाज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मानव खुद ही एक सामाजिक प्राणी है। हम अकेले नहीं रह सकते, हमें रहने के लिए और लोग भी चाहिए हमारे साथ, ताकि और लोग रहें। हम एक झुंड में रहना, हम समूह में रहना पसंद करते हैं। तो मानव का एक स्वभाव है कि वो समूह में रहना पसंद करता है। तो समाज जो है वो क्या है, मछली के समान है, ठीक है। जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकती उसी तरह समाज के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। सामाजिक बनने के लिए मनुष्य को समाज से सीखना पड़ता है। समाज को सही ढंग से चलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इसे कई वर्गों में बांटा। समाज के प्रत्येक वर्ग का अपने एक दायित्व होता है जिसके निर्वहन करने से समाज सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। देखो, हमारे पूर्वजों ने समाज अच्छे से चले इसके लिए उनको कई वर्गों में बांट दिया कि ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है ना। इस तरह से कई वर्गों में उनको बांटा था, ठीक है, ताकि समाज अच्छे से चले और जिनको जो भी दायित्व जिनका है ना, उन दायित्व को पूरा करें। समाज के परिवारों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो समाज में परिवार का होना भी क्या है, बहुत आवश्यक है। आइए हम विभिन्न वर्गों व संगठनों का अध्ययन करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि राजस्थान का समाज कैसे ढांचे में ढला हुआ था और वर्तमान में इसका क्या स्वरूप है। तो अब हम राजस्थान के बारे में देखेंगे कि राजस्थान का समाज किस तरह के ढांचे में ढला हुआ था और आज उसका वर्तमान में उसका कैसा स्वरूप है। तो इस पाठ जो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, पार्ट तो 3 ही चल रहा है, लेकिन पहले इसमें भारतीय समाज के बारे में बताया, अब इसमें राजस्थान का समाज के बारे में बताया, क्योंकि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में जो है भारतीय संस्कृति और विरासत के अंतर्गत राजस्थान का भी बहुत सी चीज़ें दे रखी है जो राजस्थान के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो इस पाठ के पढ़ने के बाद हम जो क्या करेंगे कि राजस्थान समाज की संरचना को समझ सकेंगे, राजस्थान समाज की जातियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, राजस्थानी आदिवासी समाज को पहचान सकेंगे, राजस्थान में प्रचलित यज्ञों की समझ रख सकेंगे, राजस्थान के प्राचीन संस्कारों को ज्ञान कर सकेंगे, राजस्थान की खान पान रहन सहन को जान सकेंगे। अब देखेंगे राजस्थान की समाज की संरचना। राजस्थान में समाज की संरचना कैसी थी वो हम देखेंगे। राजस्थान समाज की संरचना के पीछे हमारा वैदिक समाज छिपा हुआ है। राजस्थान में जो भी सामाजिक संरचना है वो उसके पीछे किसका हाथ है, वैदिक समाज का। यानी वैदिक समाज में जो भी परंपराएं प्रचलित थी, जो भी रीति रिवाज प्रचलित थे, जो भी रहन सहन के ढंग प्रचलित थे, वही हमारे राजस्थान के अंदर जो उसको ना मान्य किया गया है, उसी के आधार पर हमारे राजस्थान में सामाजिक व्यवस्था चली है। वैदिक परंपरा के अनुसार ही हमारे समाज के या हमारे राज्य के समाज की संरचना हुई। तो वैदिक परंपरा के अनुसार ही हमारे राज्य के समाज की संरचना हुई। धार्मिक ग्रंथों में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है जिसकी जानकारी आपको अन्य अध्यायों के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। देखो, 4 वर्ण कौन से हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है इसी पाठ में। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे समाज में प्रारंभ में जातियों की संख्या कम ही थी, बाद में अलग अलग उपजातियों में विभाजित हो जाने से जातियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई। अब देखेंगे ब्राह्मण समाज, कि ब्राह्मण समाज के बारे में हम जानेंगे कि ब्राह्मण समाज में क्या होता था, ठीक है।
स्कंद पुराण के अनुसार पुष्कर, शिलालेख, काहनरदेव प्रबंध आदि के पंचगोड़, पंचद्रविड़, पुष्करणा और श्रीमाली ब्राह्मणों का बोध होता है। तो ये ब्राह्मणों की उपजातियां बताई गई है जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो ये ब्राह्मणों की जाति है जो कि ब्राह्मण में क्या होते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनका खान पान, रहन सहन और आचार विचार अन्य ब्राह्मणों से अलग है। राजस्थान के कई ब्राह्मण अपने को पूर्वी ब्राह्मण भारत के ब्राह्मणों से उच्च मानते थे। तो राजस्थान के कई ब्राह्मण है वो अपने को भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उसके जो ब्राह्मणों से क्या मानते थे, अपने को उच्च मानते थे। नगर और भीनमाल के नागर और श्रीमाली अपने को श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि यहाँ शिक्षा उन्नत थी। इस्लाम के आगमन के बाद ब्राह्मण कई वर्गों में बंट गए। कुछ ब्राह्मण गोत्र से भी अलग माने गए हैं। पुरोहित, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, दीक्षित, जोशी, त्रिपाठी आदि संज्ञा दी जाने लगी। इन ब्राह्मणों में कुछ अध्ययन, कुछ राजकीय सेवा में और कुछ व्यापार द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। पालीवाल ब्राह्मण व्यापार में कुशल थे। तो आपने जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये अपने आप जो है व्यापार में कुशल थे। अगला है राजपूत। राजपूत जो है राजस्थान के राजपूत जाति का विशेष महत्व रहा है। शासक और राजपूत जाति का सदस्य होने के कारण ब्राह्मणों के पश्चात राजपूत का समाज में विशिष्ट स्थान था। तो पहला स्थान ब्राह्मणों का था, उसके बाद में किसका था, राजपूतों का। इनकी दो मुख्य शाखाएं थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार 4 शाखाओं के बाद 36 प्रकार के राजकुलों हो गए। देखो अग्निकुंड के अंतर्गत 4 शाखाएं निकली है राजपूतों की, ठीक है, जिसके अंतर्गत चौहान है, प्रतिहार है, प्रतिमान है ना। इस तरह से 4 शाखाएं निकली। उसके बाद में और 36 शाखाएं उसकी और बन गई। इनमें प्रमुख थे परमार, चौहान, सोलंकी, राठौर, गुहिल इत्यादि। राजपूतों का प्रमुख दायित्व अपने वंश का गौरव बढ़ाना, देश का सम्मान, हिंदू धर्म की रक्षा करना तथा राजकीय सेवा करना था। अगला है वैश्य। तो देखो अब हम 4 वर्णों के बारे में जानेंगे। तो वैश्य भी 4 वर्णों में थे, ठीक है। राजपूत जो क्षत्रिय के अंतर्गत आते थे। वैश्य ये जाति पूर्णतः व्यावसायिक थी। तो वैश्य जाति क्या थी, पूर्णतः व्यवसाय यानी व्यापार करने वाली थी। व्यापार, वाणिज्य और साहूकारी इनका प्रमुख मुख्य कार्य था। धनी वर्ग होने के कारण समाज में इनका सम्मान था। ये प्रत्येक समाज की आर्थिक सहायता करते थे। तो ये धनी वर्ग था, इसलिए प्रत्येक समाज की जो बाकी के जो समाज थे, बाकी की जातियाँ थी, है ना, बाकी के जो वर्ण थे, उनकी ये क्या करते आर्थिक सहायता, क्योंकि साहूकार थे यानी पैसे उधार देते थे तथा किसानों को ऋण आदि देते थे। ये एक प्रकार से बैंकों का काम करते थे। तो ये साहूकार जो है, वैश्य है, क्या करते थे, एक तरह से बैंकों का काम। आज हमें अगर पैसों की जरूरत होती है तो हम लोन लेने के लिए कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं। तो उस समय ये बैंकों का काम करते थे। चुंगी तथा राजस्व वसूली का ठेका लेना भी इनका व्यवसाय था। पढ़े लिखे लोग राजकीय सेवा में भी तथा वैश्य योद्धा के रूप में भी पहचाने जाते थे। भारमल के 2 पुत्रों भामाशाह व ताराचंद ने दीवान पद पर काम किया था। अगला है काश्य, काश्यत। तो काश्यत जो है वो चित्रगुप्त के वंशज कहलाने वाले काश्यतों का कायस्थ है ना। चित्रगुप्त के वंशज कहलाने वाले कायस्थों का राजस्थान समाज में काफी बोलबाला था। इनका मुख्य व्यवसाय राजकीय तथा जागीरदारी सेवा था। कानूनों की समझ, राजस्व व्यवस्था, वित्त व्यवस्था, बही खातों में दक्षता आदि गुणों के कारण ये राजपूत राजाओं के कृपा पात्र तथा सलाहकार थे। मुगलों के काल में वकीलों का कार्य भी करते थे। फारसी के ज्ञाता होने के साथ साथ कायस्थ शिष्टाचारी होते थे। कुछ कायस्थ प्रशासन व योद्धा भी थे। इनमें रत्न, पंचोली, वचराव, करसाय, केसरी सिंह तथा गोपाल दास उल्लेखनीय है। अगला है चारण। तुमने कायस्थ के बारे में पढ़ा, अब है चारण। राजस्थानी समाज में चारण जाति का उल्लेख राजस्थान के प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। इनका मुख्य कार्य वीरों की ख्याति का गुणगान करना व युद्ध के अवसर पर वीर रस के गीतों से सैनिकों को प्रोत्साहित करना था। तो चारण जाति है, उसका प्रमुख कार्य क्या था, वो राजाओं के दरबार में थे, ठीक है। तो वीरों की ख्याति, जो भी राजा थे, जो वीर राजा थे, उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि का वो गुणगान करते थे, ठीक है, ग्रंथ लिखते थे। और युद्ध के अवसर पर वीर रस से परिपूर्ण कविताएं गाते थे, ताकि जो भी योद्धा थे, ठीक है, उन योद्धा है सैनिक है, उनमें युद्ध करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते थे, उनमें जोश आ जाता था। राजाओं का इतिहास लिखने और उनकी वंशावली बनाने में चारण जाति सिद्धहस्त थी। इनमें स्वामी भक्ति कूट कूट कर भरी थी। इन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था। कवि चंद्रवरदाई को भला कौन भूल सकता है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। तो चंद्रवरदाई कौन थे, चारण थे। उन्होंने भी पृथ्वीराज रासों की रचना की थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हुए हैं। अगला है कृषि कर्मी जातियाँ। तो राजस्थान के समाज में उस समय प्राचीन काल में कृषि कर्मी जातियाँ भी थी, जो खेती का काम करती थी। राजस्थान की कुछ जातियाँ कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। इनमें जाट, गुर्जर,
कुरमद्दी, रेबारी, अहीर, धाकड़ आदि जातियाँ थीं, किंतु बाद में शहरों की ओर पलायन ने इनका व्यवसाय बदल दिया। अहीर तथा गुर्जर जातियाँ पशुपालन, दूध, घी के व्यवसाय से जुड़ गई। गुर्जर महिलाएं राजमहलों में राजकुमारों का लालन पालन करती थी। अगला है मुसलमान। अजमेर, मध्य राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में मुसलमानों की संख्या अधिक थी। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा तुर्कों तथा मुगलों के नियंत्रण के कारण राजस्थान में मुसलमानों का प्रभाव रहा। राजपूत राजाओं ने मुस्लिम विद्वानों, संत फकीरों को राज के सम्मान से में भूमि अनुदान में दी थी। तो जो मुस्लिम संत थे, मुस्लिम विद्वान थे, संत थे, फकीर थे, उनको उस समय राजाओं ने क्या किया था, राज की जो भूमि थी उनको उन्हें सम्मान में उनको भूमि अनुदान इन दान में दी थी। ये समाज वाणिज्य, व्यापार, चिकित्सा कर्म, कृषि कार्य भी करते थे। मुस्लिम समाज पत्थर चुनाई का काम करने, लुहारी, रंगाई, छपाई आदि की व्यवस्था भी करते थे। अगला है जनजातियाँ। अब ये कुछ आदिवासी जनजातियाँ भी हुई है जो हमारे राजस्थान में थी। जनजातियाँ, राजस्थान के जनजातियों में भील, मीणा और ग्रासिया जातियाँ प्रमुख हैं। ये जातियाँ अपनी निष्ठा, शौर्य और पराक्रम के कारण राजपूतों में विशेष सम्मान प्राप्त थी। तो इनको राजपूतों में विशेष सम्मान था। जैसे कि महाराणा प्रताप का जो है ना एक सैनिक रहा है पुंजा भील, ठीक है। तो भील है वो, ये जो जातियाँ है, जो जनजातियाँ जैसे भील है, मीणा है, ग्रासिया, ये क्या है, बहुत ही ये जातियाँ है जो राजपूत शासकों के प्रति बहुत ही निष्ठावान रही है और जो ये है पराक्रमी भी होते थे और बहुत ही वीर होते थे, ठीक है। मीणा राजाओं ने अनियमित सैनिक शक्ति के स्रोत थे। तो मीणा क्या थे, राजाओं के अनियमित सैनिक शक्ति के क्या थे, स्रोत थे। मीणा जो है उनमें कई सैनिक होते थे तो राजाओं की जो है सहायता करते थे। जयपुर, अजमेर राजघराने के राजकोष, शस्त्रागार, रनिवास आदि की सुरक्षा का कार्य मीणा ही करते थे। भरतपुर, दौसा, धौलपुर की मीणा जाति कृषि कार्य करती थी। मेवाड़ के भील सैनिकों के रूप में कार्य करते थे। जो मेवाड़ के भील है वो सैनिकों के रूप में कार्य करते थे। अंग्रेजों ने मेरवाड़ा बटालियन का गठन कर उन्हें सेना में भर्ती किया था। भील कोर राजस्थानी सेना की मूल बटालियन थी। तो भील कोर क्या है, राजस्थानी सेना की क्या है, मूल बटालियन। इसके अलावा खाती, लोहार, नाई, कुम्हार, दर्जी, सुनार, तेली, पटवा, छिपा, मोची, ठठेरा आदि या कसाई आदि जातियाँ भी राजस्थान में प्रचलित थी। अब ये कुछ अभी जो हमने पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको हम देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि राजस्थान समाज के प्राचीन प्रमुख वर्ण बताइए। तो राजस्थान समाज में प्राचीन प्रमुख वर्ण कौन कौन से थे वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है कि हमने पढ़ा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये प्राचीन जो वर्ण थे। दूसरा प्रश्न है चारण जाति किनकी ख्याति का गुणगान करते थे। तो जो राजा महाराजा और शासक होते थे उनकी ख्याति का गुणगान करते थे। तीसरा है राजपूतों की प्रमुख दो शाखाएं कौन कौन सी थी। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, ये हमने पढ़ा है। चौथा है राजस्थान की जनजाति के नाम बताइए। तो राजस्थान की जनजाति भील, मीणा, ग्रासिया ये आदि राजस्थान की जनजातियाँ हैं। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो हमने देखा कि मोइनुद्दीन चिश्ती है उनकी दरगाह वहाँ पर है। अब है विद्वान ने सही कहा है। देखो विद्वानों ने सही कहा है कि परिवार ही शिशु का प्रथम पाठशाला है। तो जो भी विद्वानों ने ये कहा है कि परिवार जो है वो शिशु की क्या है, प्रथम पाठशाला है। तो हम इसके बारे में जो है वो देखेंगे कि इसमें दे रखा है परिवार। अब ये परिवार के बारे में पॉइंट है। तो परिवार के बारे में पॉइंट क्योंकि यहाँ बहुत ये छपने में नहीं आया है, बहुत लाइट था, तो यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाई नहीं देगा। तो मैं लिख देती हूँ परिवार। तो अगला पॉइंट है परिवार। तो हम यहाँ परिवार के बारे में पढ़ेंगे। ये परिवार के बारे में यहाँ पर बता रखा है। ये परिवार वाला पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि लिखने में साफ नहीं आ रहा है ना। ये परिवार वाला पॉइंट है जो कि आपके इसमें दे रखा है। तो परिवार के बारे में हम जानेंगे कि परिवार में क्या क्या था। किसी विद्वान ने सही कहा है कि परिवार ही शिशु की प्रथम पाठशाला है। बच्चे का विकास उसके परिवार से ही संभव होता है। इसलिए भारतीय व राजस्थानी समाज में परिवार को महत्व दिया गया है। इस पारिवारिक संगठन के अंतर्गत माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन तथा पुत्र पुत्री आदि आते हैं, ठीक है। तो परिवार ही हमारी क्या होती है, प्रथम पाठशाला होती है। परिवार के अंतर्गत जो माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन तथा पुत्र पुत्री आदि आते हैं। राजस्थान में परिवार नामक संस्था उत्तर पाषाण काल में स्थापित हो चुकी थी। उत्तर पाषाण काल था जब हम पत्थरों का प्रयोग करते थे। हमारी जो पूर्वज है जो पत्थरों का प्रयोग करते थे, उस समय परिवार का स्थापित हो चुके थे। लोग उस समय जब पहले जंगलों में रहते थे, बाद में वो एक समूह बनाकर संगठन में रहने लगे और उनको एक परिवार की जो है व्यवस्था का ज्ञान हुआ कि हमें इस तरह से साथ में रहना चाहिए, हमें एक परिवार बसा कर रहना चाहिए। मनुष्य ने जब पशुपालन और कृषि
व्यवसाय को अपनाया तो परिस्थितियों ने उसे बड़े परिवार के लिए बाध्य कर दिया। देखो मनुष्य ने क्या किया, जब पशुपालन करना और कृषि करना आदि व्यवसाय को उन्होंने अपनाया, पशुपालन कृषि के व्यवसाय को अपनाया, तो उनकी परिस्थिति, क्योंकि पशुपालन के लिए भी लोग चाहिए, खेती करने के लिए भी लोग ज़्यादा चाहिए, तब उनको लगा कि हमें एक परिवार के रूप में रहना चाहिए, तो परिवार के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि इस अवस्था में श्रम का महत्व बढ़ गया, क्योंकि इन कार्यों में श्रम ज़्यादा होता है। परिणाम स्वरूप रिश्तों में प्रगाढ़ता और वैदिक काल में परिवार का संयुक्त परिवार में बदल जाना उसका उदाहरण है। तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आई और संयुक्त परिवार में सभी लोग मिलजुल के रहते थे, क्योंकि जो वो खेती बाड़ी करते थे उस समय उनको लोग ज़्यादा चाहिए थे, आपस में एक दूसरे की उनको जरूरत भी होती थी, तो संयुक्त परिवार में ये बदल गया। श्रीमती कार्वे के अनुसार संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही स्थान पर बना भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति से संबंधित सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे होते हैं। राजस्थान में परिवार मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, संयुक्त परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची ताऊ वगैरह और उनके बच्चे वगैरह सभी साथ मिलकर रहते हैं। राजस्थान में परिवार पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक मतलब वहाँ पुरुषों की ज़्यादा चलती है, पिता की ही ज़्यादा चलती है, ठीक है, यानी कि पिता की जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है और बच्चों को पिता के नाम से जाना जाता है। परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति ही मुखिया माना जाता है, यानी कि पिता ही या वयोवृद्ध व्यक्ति है, पुरुष है वही मुखिया कहलाएगा। सब प्रेम का व्यवहार करते थे, पुत्र पिता के आज्ञाकारी होते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में परिवार को कुल कहा गया है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में परिवार को क्या कहा गया, कुल। परिवार समस्त सामाजिक संगठन में पारिवारिक सर्वाधिक व्यापक और महत्वपूर्ण संस्था थी, तो परिवार समस्त सामाजिक संगठन में परिवार जो है सर्वाधिक व्यापक और महत्वपूर्ण संस्था थी। परिवार को संगठित करने के लिए राजस्थान समाज ने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, जो इस प्रकार है, पंच महायज्ञ, 3 रण, 4 पुरुषार्थ तथा 16 संस्कार, ये किए जाते थे परिवार को मजबूत करने के लिए। पंच महायज्ञ यानी कि 3 रण तथा 4 पुरुषार्थ की चर्चा हम इस पुस्तक में कर चुके हैं, किंतु 16 संस्कारों को इस तरह समझ सकते हैं कि राजस्थान परिवार में संस्कारों की पूर्ति का संबंध जीवन को पवित्र बनाए रखना है। तो ये जो 16 संस्कार यानी जब बच्चा गर्भ में होता है और मृत्यु तक कुछ 16 संस्कारों को बच्चों के उस व्यक्ति के साथ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये 16 संस्कार क्या करते हैं कि व्यक्ति के जीवन को क्या बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। व्यक्ति के शुद्धिकरण के लिए समय समय पर अनुष्ठान बनाए गए हैं, इन्हीं 16 अनुष्ठानों को संस्कार कहा गया है। ये 16 संस्कार इस प्रकार है, गर्भधारण, पुष्पवंत, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाक्रम, विद्यारंभ, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार। वर्तमान में राजस्थान में गर्भाधान, सीमांतोन्नयन, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, उपनयन, विवाह तथा अंत्येष्टि संस्कार को ही मान्यता है। देखो इसमें क्या होता है, गर्भाधान जब बच्चा गर्भ में होता है, ठीक है, तो उस समय भी कुछ पूजा पाठ करवाई जाती है, यानी 7वां महीना वगैरह पूजाया जाता है ना। फिर सीमांतोन्नयन ये होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको अपने आंगन से बाहर निकाला जाता है, यानी पहले तो बच्चा कमरे में रहता है, उसको बाहर नहीं दिखाया जाता, सूरज के सामने नहीं ले जाया जाता, लेकिन फिर उसको सीमांत से यानी अपने घर की सीमा से बाहर भी निकाला जाता है। अन्नप्राशन 6-7 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसको अन्न खिलाया जाता है, तो उस समय कुछ पूजा पाठ की जाती है, फिर उसको अन्न खिलाया जाता है। विद्यारंभ जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसको विद्यारंभ यानी पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है, तो उस समय भी कुछ संस्कार किए जाते हैं, है ना, कुछ हवन वगैरह पूजा पाठ की जाती है, लेकिन आजकल तो कोई नहीं करता, लेकिन उस समय ये सब थी और आज भी कई घरों में की जाती है। उपनयन संस्कार, जब बच्चा विद्यारंभ करने शिक्षक के पास जाता है तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता है, उसकी जनेऊ वगैरह उसको धारण करवाई जाती है। फिर है विवाह, उपनयन संस्कार में बाद में वो पढ़ाई करेगा, है ना, और फिर जब उसकी विद्यारंभ करेगा, फिर विद्या उसकी कंप्लीट हो जाएगी, पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसका विवाह किया जाएगा। तो विवाह का संस्कार है जो आज भी प्रचलित है, आज भी हम फेरे वगैरह जो भी जिस तरह से हमारे परंपरा में विवाह प्रचलित है वो चलते आ रहे हैं। फिर अंत्येष्टि यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके 12 दिन तक जो भी क्रियाक्रम किया जाता है ना, वो उसके अंतर्गत आता है। तो ये संस्कार आज हमारे राजस्थान में आज भी प्रचलित है। संस्कार व्यवस्था में विवाह का भी प्राय उन्होंने जैसा महत्व है। वंश की रक्त पवित्रता के कारण विवाह की बड़ी गरिमा रही है। राजस्थानी समाज में युवक गृहस्थ जीवन में प्रवेश विवाह के माध्यम से करता है। विवाह पुरुषार्थ का मूल था। प्राचीन काल में विवाह के 8 प्रकार बताए गए, जिनमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आश विवाह, प्रजापत्य विवाह, आशुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह है। रामायण तथा महाभारत के अनुसार पता चलता है कि स्वयंवर प्रथा भी समाज में प्रचलित थी। 8 प्रकार के विवाहों में पहले 4 विवाहों को श्रेष्ठ माना जाता है। समाज में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, किंतु नाम मात्र की। नियोग विवाह के विकसित होने से विधवा विवाह का प्रचलन बढ़ गया।
देखो, नियोग विवाह क्या है? जब कोई औरत विधवा हो जाती है तो फिर उनका क्या किया जाता है? उनकी शादी कर दी जाती है। प्राचीन काल में ही दहेज की परंपरा प्रचलित रही, किंतु यह सामाजिक बुराई नहीं थी, क्योंकि उस समय श्रद्धानुसार कन्यादान किया जाता था। प्राचीन काल में भी दहेज तो दिया जाता था, लेकिन उस समय दहेज का लालच नहीं होता था। ठीक है, ये बुराई नहीं थी। श्रद्धानुसार जो पिता है अपनी पुत्री को कन्यादान को यानी पुत्री को कुछ न कुछ उसकी आवश्यकता का सामग्री देता था। वर्तमान में ये प्रथा अभिशाप बन गई है। राजस्थान के समाज का रहन सहन जलवायु से प्रभावित था। अब राजस्थान में जो लोग रहते हैं तो उसका रहन सहन जलवायु से प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी गर्म वातावरण रहता है। कभी ठंडी का मौसम भी आता है और गर्मी का मौसम भी आता है, तो उस अनुसार ही हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा होता है। इसके साथ साथ विभिन्न वर्गों में भी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में विविधता थी। व्यवसाय और कामकाज की व्यवस्था के कारण भी रहन सहन, भोजन इत्यादि में असमानता थी। अगर कोई अच्छा व्यवसाय करता है, अच्छा कामकाज करता है, तो उसका रहन सहन का ढंग, खान पान का ढंग भी थोड़ा बदल जाता है। उच्च वर्ग में अच्छा पहनावा और आभूषण प्रतिष्ठा के सूचक थे। जो भी उच्च वर्ग थे वो अच्छा पहनते थे, अच्छे आभूषण पहनते थे, तो इसका मतलब वो क्या थे? उनकी उच्चता का, उनकी प्रतिष्ठा का सूचक थे। जबकि व्यक्ति विशेष अपनी एकरूपता रखता था। राजस्थान में भोजन प्राकृतिक उपलब्ध वस्तुओं पर आधारित था। कंदमूल, मांस तथा वन में मिलने वाली वस्तुएं खाते थे। भोज्य पदार्थों में गेहूं, जौ, चावल, खीर, मोदक, तिलकुट का उपयोग होता था। मध्यकाल में रोटी, दाल, छाछ, घेवर, फैनी, सुअर, शेर, खरगोश व हिरण आदि का शिकार किया जाने लगा। राजस्थान वेशभूषा का सांस्कृतिक पक्ष इतना प्रबल है कि सदियों के बाद भी परिधानों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। यानी आज भी, सदियों के बाद भी आज भी हमारा जो परिधान है, हमारी वेशभूषा है, वो वैसी की वैसी ही है। परिधान में पुरुष परिधान तथा स्त्री परिधान अलग अलग थे। पुरुषों के परिधान यानी कि जो आदमी जो कपड़े पहनते थे वो अलग थे और स्त्रियों के अलग थे। कालीबंगा तथा आहट सभ्यता में सूती वस्त्रों का प्रयोग मिलता है। देखो, कालीबंगा और आहट जो सभ्यता है, वहाँ पर जो खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, उसमें हमें पता चलता है कि सूती वस्त्र उस समय भी पहने जाते थे। साधारण लोग धोती तथा ऊपरी वस्त्र जो कंधे के ऊपर से होकर दाहिने हाथ के नीचे से जाता था का प्रयोग करते थे। वनवासी कम वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ठंड से बचने के लिए पशुओं के चमड़े का प्रयोग करते थे। सर्दियों में अंगरखी पहनना भी प्राचीन परंपरा के अनुकूल था। गुप्तोत्तर काल में मूर्ति चित्रों से ज्ञात होता है। गुप्तोत्तर काल की जो मूर्ति चित्रकला है, उससे पता चलता है कि पुरुषों में छपे हुए वस्त्र पहनने का चाव था। धोती घुटनों तक, अंगरखी जांघों तक तथा पगड़ी पल्लों को लटका कर पहनी जाती थी। यानी पल्ले लटका कर जो पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भेद था। जो अलग अलग व्यवसाय करते थे, उनके परिधान, उनकी वेशभूषा भी अलग अलग थी। जैसे शिकारी केवल धोती पहने हुए, किसान लंगोटी के ढंग की ऊंची बाद वाली धोती और ब्राह्मण नीचे लटकती धोती तथा चादर, ब्राह्मण जो नीचे लटकती धोती तथा चादर, व्यापारी धोती तथा लंबा अंगरखा, पगड़ी, सैनिक जंगिया या छोटी धोती और छोटी पगड़ी तथा कमरबंद का प्रयोग करते थे। मुगलों के आने के बाद पहनाव में परिवर्तन आया। राजस्थान में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। पगड़ी सम्मान देने की परंपरा है। राजशाही परिधान उस समय के देवताओं की मूर्तियों से पता चलता है। जो भी देवताओं की मूर्तियां हैं, उसमें जिस तरह के देवता को वस्त्र पहना रखे हैं, तो उस समय के जो प्रचलित वस्त्र थे उससे पता चलता है कि राजशाही राजा महाराजा इस तरह के जो वस्त्र पहनते थे। कालीबंगा तथा आहट की खुदाई से ज्ञात होता है कि उस युग की महिलाएं साधारण वेशभूषा पहनती थी। वे अधोभाग को ढकने के लिए छोटी साड़ी का प्रयोग करती। अधोभाग यानी नीचे वाले हिस्से को, कमर के नीचे वाले हिस्से को ढकने के लिए छोटी साड़ी का प्रयोग करती थी। कालांतर में स्त्रियां साड़ी को करघनी से बांधती और ऊपर तक सिर ढकती थी। छाती को कपड़े से ढककर उसे पीठ पर बांध लेती थी। इसके बाद साड़ी को नीचे तक लटकाकर ऊपर कंधों या सिर तक ले जाया जाता था। मध्यकाल में स्त्रियां प्राय लहंगे का प्रयोग करने लगी। मध्यकाल आते आते स्त्रियां लहंगे का प्रयोग करने लगी, जिसे राजस्थान में घाघरा कहा जाता है। वेशभूषा, अलंकरण, छपाई व कसीदे से परिपूर्ण होती थी। जो वेशभूषा होती थी उसमें कई तरह की छापा वगैरह, अलंकरण यानी सजावटें की जाती थी, छपाई की जाती थी, कसीदा उसमें निकाला जाता था, है ना। साड़ी, ओढ़नी, लहंगा और कुचकी या चोली का प्रयोग होता था। समय परिवर्तन के साथ साथ लंबी आस्तीनों वाली पैंट के नीचे तक पहनने वाले परिधानों का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसे कुर्ती कहते हैं। स्त्रियों के परिधानों में जमादानी, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसक, बहादुरशाही, गंगाजली प्रतीत है। तो ये स्त्रियों के परिधान है, ये उनके प्रकार है। आज भी हम देखते हैं पोमचा वगैरह हमारी ओढ़नियों के प्रकार है, ठीक है। मौसमी परिधानों का भी प्रचलन था। अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के परिधान पहनते थे। अगला है आभूषण। राजस्थान में प्राचीन काल से स्त्रियों को आभूषण पहनने का काफी चाव था।
खुदाई से प्राप्त अवशेषों से स्त्रियां मृण्मय तथा चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी। हाथों में चूड़ियाँ, कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकने वाला हार पहनती थी। सोने, चांदी, मोती और रत्नों के आभूषणों में महिलाओं की ज़्यादा रुचि थी। साधारण वर्ग की स्त्रियां कांसे, पित्तल, तांबे, कौड़ी, सीप तथा मूंगे के गहने पहनती थी। हाथी दांत से बने आभूषणों का प्रचलन था। इसके अतिरिक्त राजस्थान में हांसली, बाजूबंद, कर्ण, कुंडल, करघनी, अंगूठी, मेखला, केयूर आदि का प्रचलन था। तो इस तरह के प्रचलन उस समय आभूषणों में थे। समय के अनुसार आभूषणों के नाम में भी परिवर्तन हो गए। सिर में बांधे जाने वाले जेवर को बोर, शीशफूल, लखरखड़ी और टीका नाम से पुकारने लगे। स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों में भी आभूषण पहनने का बड़ा शौक था। वे कानों में, हाथों में, उंगलियों में तथा गले और पैरों में आभूषण पहनते थे। वर्ग और जाति के अनुसार भी गहने पहने जाते थे। आभूषण आर्थिक स्तर को भी प्रदर्शित करते थे। तो आभूषण क्या करते थे? आर्थिक स्तर को भी क्या करते थे? प्रदर्शित। अब है इस पाठागत प्रश्न जो हमने अभी तक पढ़ा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि शिशु की प्रथम पाठशाला क्या किसे कहते हैं? तो शिशु की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होती है। दूसरा प्रश्न है परिवार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो परिवार के अंदर माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन आदि आते हैं। परिवार के दो रूप कौन से हैं? तो परिवार के दो रूप एकल परिवार और संयुक्त परिवार है। चौथा है राजस्थानी समाज में किन दायित्वों का निर्वाह करते हैं? तो राजस्थानी समाज के किन दायित्वों का निर्वहन करते हैं? तो ये संस्कार है, विवाह है, यज्ञ है आदि दायित्वों का क्या करते हैं? निर्वहन करते हैं। 4 संस्कारों के नाम लिखो, जैसे कि गर्भाधान है ना, पुष्पवन है, सीमांतोन्नयन है, जातकर्म है, ये 4 संस्कार है। विवाह के कितने प्रकार बताए गए? तो विवाह के कितने प्रकार बताए गए? 8 प्रकार है ना। श्रेष्ठ 4 विवाह कौन कौन से हैं? तो देखो श्रेष्ठ 4 विवाह में हम मानेंगे कि ये ब्रह्म विवाह होता है, देव विवाह होता है, आर्य विवाह होता है और प्रजापत्य विवाह होता है। राजस्थान का रहन सहन किस प्रकार से प्रभावित होता है? तो राजस्थान का जो रहन सहन है, यहाँ की भौगोलिक दशा है, उससे वो प्रभावित होता है। प्राकृतिक भोजन से क्या अभिप्राय है? ये क्या आशय है? तो प्राकृतिक भोजन में जो भी प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे कि कंदमूल, फल, मांस है ना, यदि हम प्रकृति से प्राप्त होते हैं वही प्राकृतिक भोजन कहलाता है। 10वां प्रश्न है कालीबंगा व आर्य सभ्यता से किस प्रकार के वस्त्रों का चलन था? तो उस समय जो है सूती वस्त्रों का चलन था। हमने पता चला कि वहाँ पर खुदाई से सूती वस्त्र मिले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सूती वस्त्रों का चलन था। स्त्रियों के प्रमुख परिधानों के नाम लिखिए। तो स्त्री कौन कौन से परिधान पहनती थी? जैसे कि धोती है, ऊपरी वस्त्र है, साड़ी है, लहंगा है, ओढ़नी है आदि वस्त्रों को वो पहनती थी। 12 प्रश्न है साधारण स्त्रियाँ किस प्रकार के आभूषण पहनती थी? तो साधारण स्त्रियाँ जो है कांसे का, पीतल है, तांबा है, कौड़ी है, सीप और मूंगे के आभूषण पहनती थी। जो 13 प्रश्न है राजस्थान की महिलाओं के आभूषण के नाम लिखिए। तो राजस्थान की महिला के आभूषण है जैसे कि हांसली है, बाजूबंद है, कर्णफूल है, मेखला है, अंगूठी है ना, शीशफूल है, रखड़ी है, ये सारे हैं राजस्थान की महिलाएं, उनके आभूषणों के नाम। प्राचीन राजस्थान में कौन कौन से पत्थरों के आभूषण पहने जाते थे? तो ये मणिमय व चमकीले जो पत्थर होते थे उनके उस समय आभूषण पहने जाते थे। इस अब है राजस्थान में सामंतवाद। देखो राजस्थान में सामंतवाद का भी प्रचलन था, तो राजस्थान में सामंतवाद के बारे में हम जानेंगे किस तरह से राजस्थान में सामंतवाद का उदय हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, राजपूत शासक काल में राजस्थान में सामंतवाद प्रथा का महत्वपूर्ण स्थान था। इस प्रथा की स्थापना अपने प्रदेश में राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ ही हो गई थी। जब राज्य के अंदर राजपूत राजाओं की स्थापना हुई थी, राजपूत राज्य की स्थापना हुई थी, उसी साथ के साथ ही सामंतों की स्थापना भी, सामंती प्रथा की स्थापना भी हो गई थी। क्योंकि राजपूतों को अपने राज्यों की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए अपने सगे संबंधियों और विश्वास पात्र सैनिक अधिकारियों की आवश्यक सहायता की जरूरत होती थी। तो राजपूत जो राजा होता था उसको अपने राज्य की व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए अपने सगे संबंधियों और ज़्यादा विश्वास पात्र सैनिकों की और अधिकारियों की आवश्यकता होती थी। बाहरी आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए परिजनों तथा सेना नायकों को जागीरें प्रदान कर अपना सामंत बनाया लिया। तो जो बाहरी आक्रमण है उससे अपनी सुरक्षा करने के लिए जो भी अपने परिजन हैं, जो भी उनके सेना नायक थे, सेनापति थे, उनको कुछ जागीरें उन्होंने प्रदान की और उनको क्या बना लिया? उनको सामंत बना लिया। धीरे धीरे राज्यों का विस्तार होता गया और सामंतों की जागीरें बढ़ती चली गई। इस कारण सामंतों की संख्या में वृद्धि हुई। आप जानते हैं कि राजपूत शासकों का सारा कार्यभार कुल पर निर्भर करता था। कुल यानी कि जो उनका संगठन होता था, जो उनकी व्यवस्था होती थी उस पर निर्भर करता था, अतः संगठन में कुलीय भावना का विशेष महत्व था। सगे संबंधी स्वयं को सामंत मानने के साथ साथ राजा का बंधु, संबंधी व संगोत्री भी मानते थे। तो राजा के जो सगे संबंधी थे उन्हीं में से अधिकतर सामंत बनाए जाते थे, उन्हीं को जागीरें ज़्यादा दी जाती थी। तो सगे संबंधी जो है, जो अपने आप को राजा का सामंत तो मानते थे, साथ में वो राजा से संबंधित भी थे, राजा के परिवार से संबंधित व्यक्ति थे, तो इसलिए वो अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ भी मानते थे। राजपूत राजा अपने से उम्र में बड़े सामंतों को भाई जी, काका जी आदि सम्मानित शब्दों से पुकारते थे। राज्य कार्य में
शासक सामंतों से सलाह लिया करते थे। ये सामंत राज्य को कुलीय संपत्ति मानते थे, इन राज्य को क्या मानते थे, अपनी खुद की संपत्ति भी वो मानते थे और ईमानदारी से वो कार्य करते थे तथा सुरक्षा, समृद्धि व प्रगति में विशेष योगदान देते थे, क्योंकि राज्य के विकास से ही उनका योगदान, उनका महत्वपूर्ण हित था। राज्य का विकास होगा तो सामंतों का विकास होगा, तो राज्य के विकास में उनका हित भी था। ऐसा भी नहीं है कि कुल ही सामंत बनाए जाते थे, अन्य कुलों के राजपूतों को भी अस्थायी रूप से सेवार्थ जागीरें प्रदान की जाती थी। राजस्थान में राजपूत राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बनता था, परंतु इसमें सामंतों की राय अवश्य ली जाती थी। राजपूत राजा, मान लो किसी राजा की मृत्यु हो गई तो उस मृत्यु के बाद में उसका जो बड़ा पुत्र उसको राजा बनाया जाता था, लेकिन उससे पहले जो भी वहाँ सामंत थे उनकी भी राय मशवरा ली जाती थी कि वास्तव में ये जो राजा हम बना रहे हैं वो उस अपने राज्य को अच्छे से संभाल पाएगा या नहीं। यदि ज्येष्ठ पुत्र योग्य न हो तो सामंतों की सलाह से अन्य किसी पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। अगर मान लो ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जो बड़ा पुत्र अगर वो योग्य नहीं है, उसमें राजा बनने लायक गुण नहीं है, वीर नहीं है, योद्धा नहीं है ना, तो फिर सामंतों की सलाह से उसे किसी दूसरे पुत्र को राजा बना दिया जाता था, परंतु इसमें सामंतों की राय अवश्य ली जाती थी। सामंतों द्वारा प्रदत्त सेवाएं शुल्क, देखो सामंत क्या कार्य करते थे, सामंत क्या क्या सेवाएं राजा को प्रदान करते थे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि राज्य पर आक्रमण की स्थिति में सामंत अपने शासकों को सैनिक सेवाएं उपलब्ध कराता था। ये सेवा दो प्रकार की होती थी, युद्धकालीन सेवा और शांतिकालीन सेवा। देखो जब भी राज्य पर कोई युद्ध की संभावना होती थी तो उस समय राजा क्या करता था, उनको सेवाएं प्रदान, सामंत जो है वो सैनिक सहायता प्रदान करते थे, ठीक है। तो ये युद्ध के समय भी करते थे और शांति काल में भी करते थे। युद्ध के समय सामंतों को सैनिक सहित राजपूत राजा की मदद करनी पड़ती थी। वो सामंत जो स्वयं भी मदद करता था, साथ में उनकी जो सैनिक टुकड़ी थी वो भी मदद करती थी। तथा शांति काल में राज्य के सामान्य कार्यों के लिए सैनिक तथा सवार देना पड़ता था। ये सेवाएं सैनिक सेवा कहलाती थी। जब शांति काल होता था तब किसी राजा को कोई सवारी निकालनी है, ठीक है, और कुछ कार्य करने हैं, तो उसमें जो सैनिकों की सहायता के लिए भी ये जो सामंत थे वो अपने सैनिक सेवा देते थे। इतना ही नहीं, राजाओं द्वारा सामंतों से एक और विशेष प्रकार का सैनिक कर लिया जाता था। तो राजाओं द्वारा सामंतों से एक और विशेष प्रकार का सैनिक कर भी लिया जाता था, जिसे रेख कर कहा जाता था। ये सामंतों और राजपूत शासकों के मध्य राजकीय मांगों का मापदंड था। रेख के दो अर्थ होते थे। पहला अर्थ उस सैनिक कर से था जो राठौर राजाओं में जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ में सैनिक सेवा के बावजूद भी सामंतों से वसूला जाता था। दूसरा रेख का अर्थ गांव की उस अनुमानित वार्षिक आय से होता था जो कि शासकों द्वारा प्रदान किए गए जागीर के पट्टे में लिखी होती थी। वास्तव में रेख एक प्रकार का मानक था जिसके द्वारा सामंतों से उत्तराधिकारी शुल्क, सैनिक सेवा, न्योता शुल्क आदि का हिसाब किताब होता था। तो ये सामंत है वो उत्तराधिकारी शुल्क कितना हुआ उनके पास में, ठीक है, अगर कहीं पर कोई उत्तराधिकारी बना तो उसका कर वो सामंत वसूलते थे। सैनिक सेवा से संबंधित जो कर है, ठीक है, इस तरह से उसका जो है ब्यौरा हिसाब किताब भी वो रखते थे। उत्तराधिकारी कर जागीर के नए उत्तराधिकारी से लिया जाता था। तो जागीर का जो नया उत्तराधिकारी बनेगा, यानी सामंत, मान लो सामंत की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्र को फिर सामंत बनाया गया, तो उससे कुछ उत्तराधिकारी कर लिया गया। वास्तव में इस कर के कई नाम थे, जैसे कि हुक्मनामा, पेशकशी, खेत खालसा, तलवार बंदाई, नजराना आदि। राजपूत राज्यों में उपयुक्त करों के अलावा कुछ अन्य कर भी सामंतों पर लगाए जाते थे। देखो सामंत पर भी उस समय कर लगाए जाते थे, जिन्हें हम अनियमित कर भी कह सकते हैं, जिन्हें हम अनियमित कर कह सकते थे। ये अनियमित कर निम्न प्रकार हैं। राजा के राज्याभिषेक के समय नजराना, राजा, देखो नजराना क्या होता है, कुछ गिफ्ट लेके जाता है सामान, ठीक है। राजा के व उसके बड़े पुत्र के प्रथम विवाह के समय भेंट, राजा द्वारा की गई तीर्थ यात्रा का समय उपहार। सामंतों को उक्त करों उक्त करों की अदायगी के अलावा कुछ अन्य कर्तव्यों को भी निभाना पड़ता था, जिनमें प्रमुख कर्तव्य थे सामंत के दरबार में निश्चित समय के लिए उपस्थिति। सामंत दरबार में जाता था, निश्चित समय वो उपस्थिति वहाँ देता था। कुछ विशिष्ट त्योहारों पर उपस्थित होना, राज परिवार की महिलाओं की यात्रा आदि की व्यवस्था करना, सामंतों द्वारा अपनी संतानों के विवाह की पूर्व सूचना राजा को देना आदि। प्रमुख सामंतों को राजपूत राजा द्वारा विशेष अधिकार भी दिए जाते थे, जैसे कि सिरोपाव, यानी राजा द्वारा अपने विवाह, युवराज के जन्म अवसर पर सामंतों को दिया जाने वाला सम्मान। लवाजमा, श्रेणी के अनुसार राजा द्वारा सामंतों को नकारा निशान, चंवर चंवरी, सोने चांदी के छड़ी आदि ये दी जाती थी। सिक्के ढलाने का अधिकार व अन्य न्यायिक, जैसे कि अपने क्षेत्र में अधिकार। विशेष अधिकार के अतिरिक्त राजपूत राजाओं द्वारा अपने सामंतों को अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बांट रखा था। तो राजपूत राजा ने क्या कर रखा था, सामंतों को अलग अलग विभिन्न श्रेणियों में बांट रखा था। जैसा कि मेवाड़ के 16, 32 और गोल
सरदार राजपूत के 12 कोटड़ी, ताजिमी, खास बाकी, कोटा में देसवी तथा हजूरती, मारवाड़ में राजवी, सरदार, मुस्तसदी और नयात आदि। उपयुक्त सामंतों के अतिरिक्त ग्रासीय व भूमिया सामंतों का भी विशेष उल्लेख मिलता है। ग्रासीय वे जागीरदार थे जो सैनिक सेवा के बदले शासन के द्वारा भूमि के उपज का, जो ग्रास कहलाती थी, उपभोग करते थे। भूमिया वे लोग थे जो राज्य की रक्षा हेतु अपना बलिदान करते थे। इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया था, बड़े भूमिया और छोटे भूमिये। बड़े भूमिये जागीरदार थे और छोटे डाक पहुंचाते, खजाने की सुरक्षा व अन्य राजकीय कार्य करते थे। तो इस तरह से सामंतों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब ये कुछ प्रश्न दिए गए इससे संबंधित। राजपूत राजा किन लोगों को सामंत बनाते थे? तो राजपूत राजा जो है वो अपने सगे संबंधी और सगोत्री को क्या बनाते थे? अपना जो है सामंत बनाते थे। सामंतों में कौन कौन सी एक प्रमुख सेवाएं ली जाती थी? तो सामंतों से सैनिक सेवा ली जाती थी। ठीक है। रेख कर किसे कहा जाता है? तो रेख कर हमने पढ़ा है कि राजाओं द्वारा सामंतों से एक विशेष प्रकार का सैनिक कर लिया जाता था। तो ये सैनिक कर ही क्या कहलाता था? रेख कर। चौथा, उत्तराधिकारी करों के अन्य नाम बताए। तो उत्तराधिकारी करों में हमने पढ़ा जैसे कि हुक्मानामा, पेशकशी, कैद खालसा, तलवार बंदाई, नजराना आदि। सामंतों के प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो जैसे कि दरबार में उपस्थित होना है, त्योहारों पर उपस्थित होना है, राज परिवार की महिलाओं की जो यात्रा व्यवस्था है वो करना है, अपने पुत्र पुत्रियों की शादी के पूर्व सूचना भेजना आदि है जो सामंतों के प्रमुख कर्तव्य थे। अब ये कुछ मुख्य पॉइंट दे रखे कि आपने क्या सीखा, तो इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। राजस्थान में समाज की संरचना में शिलाखंडों एवं मूर्तिखंडों की प्रमुख भूमिका रही है, जो हमने पढ़ा है। राजस्थान समाज का अपना एक ताना बाना था। राजस्थान में जातियों का संगठन प्राचीन काल से माना जाता है। राजस्थान समाज वैदिक सभ्यता के अनुरूप रहा है। समय के अनुसार समाज में और अधिक परिवर्तन हुए। प्राचीन संस्कारों का आधुनिक जीवन में बड़ा महत्व रहा है। विवाह की परंपराओं में आए परिवर्तन को विवाह की परंपराओं में क्या होते हैं? अब परिवर्तन हो चुका है। परिवार की अवधारणाएं इसमें बता रखी है। ठीक है। अगला है, परिवार एक महत्वपूर्ण संस्कार विवाह के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आता है। रहन सहन, खान पान और आभूषण अंततः संबंध अवधारणाएं हैं। परिवार व्यवस्था एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका समाज में विशिष्ट स्थान है। जातियां समयानुकाल कई उपजातियों में परिवर्तित हो गई। भारत की परंपरा में एकल व संयुक्त परिवार रहे जो आज भी प्रचलित है। राजपूतों व आदिवासियों में आए परिवर्तन व दशा सुधारने का कारण क्या था? ठीक है। अगला है, राजपूत व आदिवासियों में आए परिवर्तन दशा सुधारने का कारण। अगला, राजपूत राजाओं की सामंतवादी व्यवस्था राज्य के विकास में अहम थी। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया। अब ये कुछ पाठगत प्रश्न दे रखे हैं जैसे कि परिवार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, 16 संस्कारों के नाम लिखिए, रहन सहन व्यवस्था की विवेचना कीजिए, राजस्थान में परिवार की विशेषता बताइए, राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था का एक निबंध लिखिए। तो अभी हमने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है वो सारा इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। तो आपको ये पार्ट समझ में आ गया। ये तीसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमने जो पढ़ा है वो समझ में आया होगा। आप फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।